हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एनाटमी वाले गुरुजी। देखिए, लास्ट टाइम हमने डिस्कशन किया था कुछ बेसिक एनाटमी ऑफ आई के बारे में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पर्टिकुलर लेयर्स के बारे में, जैसे ट्यूनिका फाइब्रोसा, ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ट्यूनिका नर्वोसा। ट्यूनिका फाइब्रोसा में हमने लास्ट टाइम बताया था, इसमें टू पार्ट्स इंक्लूड है, पोस्टीरियर स्क्लेरा, एंटीरियर साइड में कॉर्निया बल्ज कर जाता है, और इसके लिए हमने बताया था कि जो आईबॉल होती है वो कंप्लीट स्फीयर नहीं होती, क्योंकि कॉर्निया जो है आगे की साइड में क्या है, बल्ज कर जाता है, उभर जाता है, इसीलिए वो पूरा का पूरा आईबॉल जो है वो स्फीयर नहीं होता। ये हमारा लास्ट टाइम डिस्कशन हो गया था। इसके बाद हमने बताया था जो अंदर की लेयर होती है, उसके जो मिडिल लेयर भी बोल देते हैं, उसको बोलते हैं ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ट्यूनिका वेस्कुलोसा नाम मतलब वेसल्स से मिल के बना हुआ है। यहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है, बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स होती है, इसीलिए ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ट्यूनिका मतलब लेयर्स होता है। तो वेस्कुलोसा को ऊपर नाम दे रहे थे यूविया। इसी यूविया के अंदर 3 पार्ट्स इंक्लूड हैं, कॉरॉइड, और उसी का एक्सटेंशन होता है सीलियरी बॉडी, जो कि एक मस्कुलर पार्ट है, और सीलियरी बॉडी का ही एक्सटेंशन पार्ट होता है आइरिस, राइट। उसके बाद हमने डिस्कस किया था सबसे अंदर की लेयर के बारे में, जो है ट्यूनिका नर्वोसा, जिसको पर नाम दे रहे थे रेटिना। विजन से रिलेटेड है, हम बात करेंगे पूरा ऑप्टिक नर्व, विजन, मैक्यूला, ल्यूटिया के बारे में बात करेंगे, ब्लाइंड स्पॉट के बारे में भी बात करेंगे। कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं। देखिए, अपन 1 बाय 1 करके एक एक करके लेते हैं, इसको थोड़ा सा रिकैप करते हैं उसी बात को जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। जो हम देख पा रहे हैं, हमारी जो ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट में जो देख पा रहे हैं, यानी जो एक्सपोज्ड पार्ट है वो 1/6 है। पीछे जो ऑर्बिट में छुपा हुआ पोर्शन है वो है 5/6। इतना हमने क्लियर किया था। जो आप सफेद सफेद सा यहां देख पा रहे हो वो है स्क्लेरा आपकी। वो क्या है? स्क्लेरा। और स्क्लेरा के साथ आगे की साइड में देखिए एक राउंड एपरेचर स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही होगी, वो है आइरिस। आइरिस के बारे में हमने बताया था कि आइरिस जो है वो आपकी आंखों का कलर प्रोवाइड करवाती है। कैसे? जैसे हमने कहा था कि किसी की आंखें ब्लू होती है, किसी की ब्लैक होती है, किसी की ब्राउन होती है। ये ब्लू, ब्लैक और ब्राउन का जो कलर आ रहा है ये हमारे आइरिस की वजह से है। आइरिस जो है आपकी आंखों को कलर प्रोवाइड करवाता है, राइट जी। अब देखिए, जब हम इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो देखिए इसके अंदर एक छोटा एपरेचर और दिखाई दे रहा है। उसी आइरिस के अंदर एक एपरेचर और भी है। कैसे? थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यहां पे ये आपकी आई है, इसी आई के अंदर ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये है आपकी आइरिस। आइरिस के अंदर की साइड एक स्ट्रक्चर और है, ये जो एपरेचर, छोटा सा एपरेचर दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं प्यूपिल। इसको बोलते हैं साहब प्यूपिल। प्यूपिल में से ही लाइट एंटर करती है, राइट। जो भी लाइट आ रही है वो सारी की सारी प्यूपिल में से एंटर हो करके आगे पीछे की साइड में लेंस से हो करके फिर विट्रस बॉडी से हो करके रेटिना तक पहुंचती है, और वहीं से हमारी इमेज बनती है, राइट। तो क्वेश्चन पहला यही है कि जो लाइट एंटर करती है वो हमारे किस पार्ट से करती है? वो हमारे प्यूपिल से एंटर करती है। इतनी बात क्लियर है। आंखों का जो कलर आता है वो कहां से आता है? वो हमारे इस आइरिस से आता है। इतनी बात क्लियर है। ये जो सफेद वाला पोर्शन है, एस से सफेद, एस से स्क्लेरा, ऐसे याद रख लीजिए। एस से सफेद और एस से स्क्लेरा, ऐसे याद हो जाएगा, क्लियर। तो जो व्हाइटिश वाला पोर्शन है वो स्क्लेरा है। अब देखिए, जो अब आप पूछेंगे कि सर इसमें कॉर्निया कहां गया? एक्चुअली क्या है, कॉर्निया जो है वो सामने से दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये परफेक्ट ट्रांसपेरेंट होता है। देखिए, इसके ऊपर फर्दर लेयर है, इसके ऊपर एक लगा हुआ पोर्शन है, इसी को बोलते हैं, ये वाला जो पोर्शन है इसके ऊपर लगा हुआ है, ये परफेक्ट ट्रांसपेरेंट है, इसीलिए आपको सामने से दिखाई नहीं देगा। तो यहां आपका कॉर्निया, ये आपका आइरिस, इसी के अंदर छोटा पार्ट प्यूपिल। प्यूपिल जो है वो डायलेट भी हो सकता है, कॉन्स्ट्रिक्ट भी हो सकता है, बात करेंगे अपन। तो ये वाला जो प्यूपिल है ये यहां पे है। देखो, ये आपका जो पोर्शन है ब्लूइश कलर के अंदर, इसे नाम दे रहे हैं अपन आइरिस। ये ब्लू वाले पोर्शन को नाम दे रहे हैं अपन आइरिस। आइरिस यही है जो हमारे आंखों को कलर प्रोवाइड करवाता है। इसी के साथ देखिए, ये जो बीच में जो स्पेस बच गया ना, ये जो छोटा सा ये जो स्पेस बच रहा है, इसी स्पेस को नाम दे रहे हैं अपन प्यूपिल। लाइट यहीं से एंटर करती है और यहां से एंटर करके आगे लेंस से होकर के फिर विट्रस, ह्यूमर से होते हुए रेटिना तक पहुंचती है। इतनी बात क्लियर है। हम पूरा डिटेल में लेंगे आइरिस
प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट भी कर सकता है, डायलेट भी कर सकता है। कैसे इसके अंदर रेडियल फाइबर होते हैं, कैसे सर्कुलेटरी फाइबर होते हैं, इनके बारे में भी अपन डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसी टॉपिक को। सबसे पहले लेते हैं ट्यूनिका फाइब्रोसा। फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं अपन इसका, ट्यूनिका फाइब्रोसा। ट्यूनिका फाइब्रोसा, फाइब्रोसा मतलब फाइबर से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए इसको नाम दे दिया ट्यूनिका फाइब्रोसा। सबसे बाहर की तरफ है, सबसे बाहर है यानी रिजिड पार्ट है, फाइबर मौजूद है, तो ऑब्वियसली ये कैसा होगा, हार्ड पार्ट होगा, रिजिड पार्ट होगा। और यही पार्ट है जो आईबॉल को एक स्ट्रक्चर, एक शेप प्रोवाइड करवाता है, ट्यूनिका फाइब्रोसा। ट्यूनिका फाइब्रोसा के अंदर दो पार्ट हमने डिस्कस किया था, हमने बताया था कि इसके अंदर दो पार्ट प्रेजेंट रहते हैं। एक होता है स्क्लेरा और दूसरा है कॉर्निया। एक एक करके अपन डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले लेते हैं स्क्लेरा। हमने कहा जो स्क्लेरा होता है वो यहां पे ये पोस्टीरियर पोर्शन है, ये पोस्टीरियर पीछे की साइड का जो पोर्शन है, मैं इसको इस तरीके से शो कर देता हूं। ये वाला जो पोर्शन है वो है स्क्लेरा, और स्क्लेरा का ही एक्सटेंशन आगे की साइड में हो जाता है, ये है आपका कॉर्निया। ये देखिए यहां पे ये है आपका कॉर्निया, इसको बोलते हैं कॉर्निया। स्क्लेरा और कॉर्निया के बीच के अंदर एक जंक्शन है जिसको नाम बोलते हैं स्क्लेरो कॉर्नियल जंक्शन, स्क्लेरो कॉर्नियल जंक्शन। और इसी का दूसरा नाम होता है लिम्बस, लिम्बस भी बोल दीजिए। कई बार पूछ लिया जाता है कि लिम्बस क्या है, लिम्बस क्या है, स्क्लेरो कॉर्नियल जंक्शन को ही लिम्बस बोल देते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए स्क्लेरा जो है वो एक रिजिड पार्ट है, एक हार्ड स्ट्रक्चर है जो आपकी आईबॉल को शेप प्रोवाइड करवाता है, राइट। अब सुनिए स्क्लेरा के बारे में कुछ और बातें। देखिए स्क्लेरा जो है वो जो छोटे बच्चे होते हैं, न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, उनके अंदर स्क्लेरा क्या होता है, ट्रांसल्यूसेंट होता है, ट्रांसल्यूसेंट होता है। और दूसरी बात करें तो जो उस टाइम जब आप न्यूबॉर्न बेबी को देखोगे तो न्यूबॉर्न बेबी की जो आंखें हैं वो थोड़ी ब्लूइश कलर की दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि स्क्लेरा जो है वो ट्रांसल्यूसेंट है। जो ब्लूइश कलर आता है न्यूबॉर्न बेबी के अंदर, वो ब्लूइश कलर कोरोइड की वजह से आता है। यहां पे देखिए नीचे की साइड में जो लेयर है वो कोरोइड है। कोरोइड अपना कलर प्रोवाइड करता है, इसी वजह से वहां जो बेबी की जो आईज है, न्यूबॉर्न बेबी की आईज है, वो ब्लूइश कलर की दिखाई देती है, स्लाइटली ब्लूइश कलर होता है, वैसे से कुछ दिखाई देती है। इतनी बात क्लियर है, क्योंकि स्क्लेरा उस टाइम ट्रांसल्यूसेंट होता है। बट एडल्ट के अंदर जो स्क्लेरा है वो ओपेक होता है, इसमें से ना तो लाइट एंटर कर सकती ना बाहर आ सकती। फिर से बोल देता हूं, जो एडल्ट होते हैं, हमारी जो एज है या एडल्ट फेज होती है, एडल्ट फेज के अंदर स्क्लेरा ओपेक होता है, ना तो लाइट अंदर एंटर कर सकती ना अंदर से लाइट बाहर आ सकती, पूरी तरह से ओपेक होता है। बट न्यूबॉर्न बेबी के अंदर ये ट्रांसल्यूसेंट होता है, इसलिए न्यूबॉर्न बेबी की जो आई है उस टाइम लाइट ब्लूइश कलर की दिखाई देती है। सिंपल सी बातें करें तो उसका जो कलर आता है वो कोरोइड लेयर से आता है। इतनी बात क्लियर है। थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जब स्क्लेरा के बारे में बात करते हैं तो सिंपल सा है कि जो स्क्लेरा है उसी के साथ हमारी आईबॉल की मसल्स है वो जुड़ी हुई रहती है। सिंपल भाषा में बात करें, आप अप डाउन, राइट, लेफ्ट, टुवर्ड्स टू द नोज, अवे फ्रॉम द नोज देख पाते हैं। आप ऊपर, नीचे, साइड में, या जैसे कहें कि अपनी नोज की तरफ या नोज से दूर की तरफ अपन जो भी देख पा रहे हैं, या सिंपल सी भाषा में बात करें तो हमारे जो आईबॉल का जो मूवमेंट है वो हमारे आईबॉल की मसल्स से जुड़ा हुआ है। यानी सीधा कहें स्क्लेरा के साथ ही आईबॉल की मसल्स जुड़ी हुई रहती है। इसी स्क्लेरा के साथ आईबॉल की जो मसल्स हैं वो जुड़ी रहती है, आईबॉल मसल्स जुड़ी रहती है। अब कौन कौन सी मसल्स हैं जो जुड़ी हुई रहती है, देखिए सिंपल आपको शो करता हूं। ये आपका मान लीजिए आईबॉल्स है, ये आपकी आईबॉल है। ये देखिए इधर भी देख सकते हैं अपन, इधर भी देख सकते हैं, ऊपर, नीचे, नोज की तरफ या नोज से दूर, या सिंपल भाषा में कहें कि इसी स्क्लेरा की साइड के अंदर, यानी ऊपर की साइड या पीछे की साइड, जो ऑर्बिट का जो पोर्शन है, ये जो पीछे वाला पोर्शन है, यहां पे इसकी मसल्स जुड़ी हुई रहती है। क्लियर करें, इसके पीछे मसल्स हैं। कौन कौन सी मसल्स हैं? देखिए रेक्टस मसल्स भी हैं, ओब्लिक मसल्स भी हैं।
कुछ रेक्टस भी हैं, कुछ ऑब्लिक मसल्स भी है। रेक्टस मसल्स 4 टाइप की हैं, जैसे नाम बताएं आपको, तो इसके अंदर है सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस। मीडियल रेक्टस को इंटरनल रेक्टस भी बोल देते हैं और लेटरल रेक्टस को एक्सटर्नल रेक्टस भी बोल देते हैं, एक ही बात है। तो 4 रेक्टस हो गई, 2 ऑब्लिक होती है, सुपीरियर ऑब्लिक, इंफीरियर ऑब्लिक। स्क्लेरा के साथ ये मसल्स जुड़ी हुई रहती है, तभी आईबॉल जो है मूवमेंट कर पाती है। इन्हीं मूवमेंट का जो एक कारण होता है, इनके साथ कुछ नर्व जुड़ी रहती है। जब अपन नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं तो उसके अंदर कुछ क्रेनियल नर्व्स आती है। उन क्रेनियल नर्व्स में अलग अलग क्रेनियल नर्व्स है जो आईबॉल को मूवमेंट प्रोवाइड करवाती है, आईबॉल के मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो बात करें कि कभी कभार क्या होता है कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि आईबॉल का मूवमेंट किसकी वजह से पॉसिबल है, तो सीधी भाषा में बात करें तो आईबॉल का जो मूवमेंट है वो हमारी मसल्स की वजह से है। 4 रेक्टस मसल है, 2 ऑब्लिक मसल्स है। इन मसल्स को मूवमेंट करवाने के लिए जो क्रेनियल नर्व जो है वो रेस्पॉन्सिबल होती है। कौन कौन सी क्रेनियल नर्व है जो रेस्पॉन्सिबल है, मैं पूरा डिटेल में लिखता हूं, इसी पे पूरा फोकस करते हैं। स्क्लेरा, स्क्लेरा से जुड़ी हुई मसल्स हैं, उन मसल्स के नाम है रेक्टस, एक है रेक्टस, एक है ऑब्लिक। तो रेक्टस कितनी है, 4 रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस एंड लेटरल रेक्टस, एक ही बात है। तो अलग अलग दिशाओं में मूवमेंट करने के लिए अलग अलग मसल्स हैं ये। ऑब्लिक जो है वो 2 हैं, सुपीरियर ऑब्लिक और इंफीरियर ऑब्लिक, दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए इन मसल्स को मूवमेंट करवाने के लिए यहां पे क्रेनियल जो नर्व है वो रेस्पॉन्सिबल है। कैसे, देखिए अब मैं आपको एक सीधा सीधा फंडा बताता हूं। कई बार क्या होता है कि बच्चे इसको लर्न नहीं कर पाते हैं। मैं अगर सीधा कहूं कि बच्चों 3rd नंबर क्रेनियल नर्व, 4th नंबर क्रेनियल नर्व और 6th नंबर क्रेनियल नर्व है जो रेस्पॉन्सिबल है आईबॉल के मूवमेंट के लिए, आईबॉल के मूवमेंट के लिए, तो सिंपली याद नहीं रहेगा 3, 4, 6। मैं सिंपल भाषा में बात करूं कि अब इसमें कौन कौन सी क्रेनियल नर्व है जो इनको सप्लाई करती है, इतना थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए इनको रेस्पॉन्सिबल जो होती है वो 3rd, 4th एंड 6th, सीधा सीधा याद रखिए। अब इनको भी अलग अलग क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है। कैसे, अब इनके अंदर डिवाइड करें तो क्रेनियल नर्व आपने पढ़ी होगी, जैसे होती है ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल और एब्डुसेंट, ऐसे करके क्रेनियल नर्व्स है। इसी में 3rd, 4th, 6th ये आईबॉल के मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो 3rd के लिए कौन सी है, 3rd नंबर क्रेनियल नर्व होती है ओक्यूलोमोटर, 4th नंबर है ट्रोक्लियर, 6th है एब्डुसेंस। क्लियर है बात। अब देखिए जो आपको एक सीधा सीधा फंडा याद रखना है, वो फंडा है आपका SO4 LR6। ये एक बेसिक फंडा है, आपको हमेशा के लिए ध्यान रखना है। कंपिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि सर SO4 LR6 यानी सुपीरियर ऑब्लिक को 4 नंबर क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है, सुपीरियर ऑब्लिक को 4th नंबर क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है। देखिए यहां पे, देखिए कहां है सुपीरियर ऑब्लिक, ये सुपीरियर, ये ऑब्लिक, ये सुपीरियर ऑब्लिक को कौन कितने नंबर की क्रेनियल नर्व, 4 नंबर की, याद हो गया SO4। LR6 लेटरल रेक्टस 6 यानी लेटरल रेक्टस मसल्स को 6 नंबर की क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है। कैसे, लेटरल रेक्टस कहां पे है, ये लेटरल रहा, ये रेक्टस रहा, तो इसको है 6th नंबर। अब जो बाकी बच गई SO4 LR6 यानी सुपीरियर ऑब्लिक को 4th नंबर क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है और लेटरल रेक्टस को 6th नंबर क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है। बाकी जो भी बच गई सुपीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस और इसके अलावा बच गया इंफीरियर ऑब्लिक, इन चारों को क्रेनियल नर्व 3rd सप्लाई करती है। 3rd कौन सी है, ये यहां पे 3rd क्रेनियल नर्व, 3rd क्रेनियल नर्व होती है ओक्यूलोमोटर नर्व। क्लियर है बात। तो ये बहुत ही एक बेसिक फंडा मैंने आपको एक बताने की कोशिश की है। थोड़ा गौर कीजिएगा कि आईबॉल के मूवमेंट के लिए मसल्स रेस्पॉन्सिबल है और उन मसल्स को जो नर्व सप्लाई करती है वो अलग अलग है। तो सिंपल भाषा में बात करें तो
सुपीरियर ऑब्लिक, अगर क्वेश्चन आता है कि सुपीरियर ऑब्लिक को कौन सी क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है, तो आप कहेंगे सर फोर्थ क्रेनियल नर्व, ट्रोक्लियर नर्व। फिर मैं आपसे कहता हूं कि लेटरल रेक्टस को कौन सी क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है, आप कहेंगे सर सिक्स्थ नंबर क्रेनियल। सीधा सीधा फॉर्मूला है SO4 LR6। बाकी जो भी बच गई उन सभी को क्रेनियल नर्व थर्ड सप्लाई करती है। ये बिल्कुल बेसिक क्लियर हो गया। तो मैंने बताने की कोशिश की कि स्क्लेरा के साथ ही आईबॉल की मसल्स है वो जुड़ी रहती है। अगर ये अगर आपकी आईबॉल है तो इसके पीछे की साइड में ये कुछ मसल्स हैं जो जुड़ी हुई रहती है, जो इसको मूवमेंट करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसी वजह से आप लेफ्ट राइट अप डाउन मूव करवा पाते हैं अपनी आईबॉल को। ये मैं क्लीन कर रहा हूं। कभी कभार क्या होता है कि मसल से रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती है, तो बेसिक जानकारी हमने देने की कोशिश की कि कौन कौन सी क्रेनियल नर्व है जो इसको सप्लाई करती है। एक फंडा याद रखना है जिसको बोलते हैं SO4 LR6, दैट्स इट, इतना सफिशिएंट है। अब थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करें तो देखिए, हमने बताया कि जो स्क्लेरा होता है वो एडल्ट के अंदर पूरी तरह ओपेक होता है। लाइट इसमें से ना तो एंटर कर सकती ना बाहर निकल सकती। अदरवाइज छोटे बच्चों के अंदर ट्रांसल्यूसेंट होता है स्क्लेरा। अब एक और बात करें, स्क्लेरा के ऊपर देखिए फर्दर एक म्यूकस मेम्ब्रेन है, इसी के ऊपर एक फर्दर म्यूकस मेम्ब्रेन है। इस म्यूकस मेम्ब्रेन को बोलते हैं कंजक्टाइवा। हम इसको एसेसरी स्ट्रक्चर ऑफ आई में भी पढ़ेंगे, कंजक्टाइवा के बारे में पूरा डिटेल स्टडी करेंगे। फिलहाल ध्यान रखिए कि कुछ बच्चे पूछते हैं सर कंजक्टाइवा कहाँ है, तो कंजक्टाइवा इसके ऊपर की तरफ है, एक पतली म्यूकस मेम्ब्रेन, जैसे एक प्याज का छिलका होता है ना, वैसे बिल्कुल यहाँ इसी स्क्लेरा के ऊपर एक बिल्कुल पतली थिन मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है। चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। स्क्लेरा जो है हार्ड पार्ट है, रिजिड पार्ट है, फाइबर से मिलकर बना हुआ है, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती है। इसके अलावा बात करें तो ये जो है वो हमारी आईबॉल को शेप प्रोवाइड करवाता है। मसल्स के बारे में हमने बताने की कोशिश की है कि इस तरीके से कुछ मसल्स जुड़ी हुई है। थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। देखिए, ये अगर आपकी आईबॉल है तो पीछे की साइड में कुछ इस तरीके से मसल्स इसके साथ जुड़ी हुई है। ये मसल्स है जो मूवमेंट करवाती है और हम राइट लेफ्ट अप डाउन इस तरीके का मूवमेंट आईबॉल से कर पाते हैं। ये आपकी आईबॉल है, पीछे की साइड स्क्लेरा से ही जुड़ा हुआ पोर्शन है। चलिए इससे थोड़ा और आगे की तरफ बढ़े। स्क्लेरा से आगे इसका जो फर्दर एक्सटेंशन जो है वो है कॉर्निया। इसी के आगे फर्दर जो एक्सटेंशन है ये है कॉर्निया। नेक्स्ट है आपका कॉर्निया। स्क्लेरा के बारे में जो बातें बताई याद हुई है आपको। देखिए इसमें फिर है अगला नेक्स्ट पोर्शन कॉर्निया। इसी का फर्दर एक्सटेंशन जो है वो है कॉर्निया। कॉर्निया में से क्या होता है, लाइट एंटर करती है। जो भी लाइट आ रही है एयर से, जो भी लाइट आ रही है वो सबसे पहले कॉर्निया से एंटर करती है। कॉर्निया जो है वो लाइट को फ्री एंट्री प्रोवाइड करवाता है। डायरेक्ट लाइट होती है वो कॉर्निया से सबसे पहले स्ट्राइक करती है, फिर कॉर्निया से होती हुई प्यूपिल, प्यूपिल से होती हुई लेंस, और लेंस से फिर वो विट्रेस ह्यूमर, फिर बाकी आगे जाकर के रेटिना तक पहुंचती है। बात क्लियर हुई कि सबसे पहले लाइट जो है सबसे पहले स्ट्राइक करती है हमारे कॉर्निया पे। देखिए कैसे, ये आपका ये वाला जो पोर्शन है ये मैं यहां बना रहा हूं, ये है आपका कॉर्निया, ये आगे स्क्लेरा जुड़ा हुआ है। इस कॉर्निया की बात करें तो कॉर्निया के ऊपर लाइट आकर के स्ट्राइक करती है सबसे पहले, और ये लाइट को फ्री एंट्री प्रोवाइड करवाता है। डायरेक्ट लाइट इसमें से एंटर करती है, प्यूपिल से होती हुई अंदर पहुंचती है। अदरवाइज आइरिस है, आइरिस भी ओपेक है पूरी तरह से, इसमें से भी लाइट एंटर नहीं कर सकती। तो लाइट एंट्री करने का मीडियम क्या है, कॉर्निया। कॉर्निया से होती हुई इस प्यूपिल में से होकर लाइट एंटर कर जाती है, फिर लेंस, लेंस से होती हुई फिर रेटिना तक पहुंचती है। तो आइरिस भी ओपेक है, स्क्लेरा भी ओपेक है। देखिए बात को, जब लाइट कॉर्निया से होकर के स्ट्राइक करती है तो यहां पे सबसे पहले होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन कब होता है, एक्चुअल में जब बात करें तो अगर एयर की डेंसिटी और कॉर्निया की डेंसिटी में अगर आप देखोगे तो इसमें बहुत डिफरेंस है। सिंपल भाषा में बात करें तो देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन कॉर्निया डेंसिटी एंड एयर डेंसिटी। इनके बीच में डिफरेंस ज्यादा है, और जिसमें ज्यादा डिफरेंस होगा तो वहीं पे ही रिफ्रैक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो वहीं पे ज्यादा रिफ्रैक्शन होगा। सिंपल बात करें, डायरेक्टली सिंपल समझें कि लाइट एंटर करती है कॉर्निया से, तो कॉर्निया की डेंसिटी और एयर की डेंसिटी में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। अगर ये डिफरेंस है तभी रिफ्रैक्शन होता है।
अदरवाइज क्वेश्चन सीधा सीधा अगर पूछा जाए कि मैक्सिमम रिफ्रैक्शन कहां होता है, तो मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होता है कॉर्निया पे। देखो डेंसिटी तो आगे बदल ही रही है, अंदर की साइड में आपका ये फ्लूइड्स वगैरह का पार्ट है, यहां लेंस से भी रिफ्रैक्शन, फिर आगे फ्लूइड से रिफ्रैक्शन, फिर जाके रेटिना तक पहुंचती है लाइट। तो रिफ्रैक्शन तो हर जगह पे है। अंदर गई, जाने के बाद एक्वस ह्यूमर में भी रिफ्रैक्शन होगा, लेंस से आकर के आगे जाकर के फिर रिफ्रैक्शन होगा, फिर फ्लूइड में रिफ्रैक्शन, फिर जाके लाइट अंदर पहुंचती है। सिंपल। तो डेंसिटी तो लगातार बदल ही रही है। तो सिंपल भाषा में बात करें तो कॉर्निया की जो डेंसिटी है और एयर की जो डेंसिटी है उनमें मैक्सिमम डिफरेंस होता है, इसीलिए मैक्सिमम डिफरेंस भी यहां प्रेजेंट होता है। तो क्वेश्चन आता है मैक्सिमम रिफ्रैक्शन प्रेजेंट इन द कॉर्निया, आंसर आपका जाएगा कॉर्निया, राइट। अदरवाइज रिफ्रैक्शन हर जगह पे अंदर की साइड हो ही रहा है, क्योंकि फ्लूइड अंदर की साइड में फ्लूइड है, डेंसिटी बदल भी रही है, बट यहां डेंसिटी में डिफरेंस ज्यादा है। इतनी बात क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन यहां होता है, लाइट अंदर की तरफ एंटर करती है। कॉर्निया में ब्लड सप्लाई नहीं होती, एवैस्कुलर होती है। क्या फर्क पड़ा? कॉर्निया एवैस्कुलर होता है, एवैस्कुलर होता है और परफेक्ट ट्रांसपेरेंट होता है, परफेक्ट ट्रांसपेरेंट होता है, परफेक्ट ट्रांसपेरेंट होता है। परफेक्ट ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है? देखिए, हमने कहा था कि सामने से कॉर्निया दिखाई नहीं देता क्योंकि ये परफेक्ट ट्रांसपेरेंट है, लाइट आती है, रिफ्रैक्ट होती है और अंदर की तरफ पहुंचती है। तो ये जो वर्ड है एवेस्कुलर, एवेस्कुलर का मतलब क्या है? यहां ब्लड वेसल्स नहीं है, ब्लड सप्लाई नहीं होती जी कॉर्निया को। जब ब्लड सप्लाई अगर होती तो क्या होता? अगर कॉर्निया में ब्लड सप्लाई होती, अगर कॉर्निया में ब्लड सप्लाई होती तो ये लाइट का रास्ता रोक देती। लाइट का रास्ता नहीं रुकना चाहिए, इसीलिए यहां पे सिंपल बताएं तो यहां पे ब्लड वेसल्स नहीं है, लाइट का रास्ता रुकना नहीं चाहिए। अगर ब्लड वेसल्स होती तो लाइट का रास्ता अपने आप ही रुक जाता, और रुकता तो फिर हमें दिखाई नहीं देता, बहुत सारी कंडीशंस हो जाती। तो सिंपल बताएं तो यहां ये पार्ट जो है वो एवेस्कुलर है, यानी विदाउट ब्लड सप्लाई है। इसीलिए कॉर्निया का जो ट्रांसप्लांट है वो बहुत इजी होता है, बहुत ही ओल्डेस्ट मेडिकल हिस्ट्री में से यूज भी किया गया और ये सक्सेसफुल भी है बहुत ज्यादा। जब ब्लड सप्लाई नहीं है तो रेसिपिएंट के अंदर, जिसको अपन कॉर्निया ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो सिंपल बताएं, जिसके अंदर कॉर्निया ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो उनके अंदर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होगी। जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होगी तो सामने वाले रेसिपिएंट का कॉर्निया ट्रांसप्लांट करना बहुत आसान रहता है। तो हमने बताया कि जो कॉर्निया है वो एवेस्कुलर होता है, ब्लड वेसल्स नहीं होती। दूसरा बताया कि ये परफेक्ट ट्रांसपेरेंट होता है। इतनी बात समझ में आ गई। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया जाता है, किस तरीके से होता है। कई बार आपने सुना होगा ना कि आईज डोनेट कर दी, तो उसका मतलब क्या है? पूरी की पूरी आईबॉल डोनेट करते हैं क्या? नहीं, पूरी की पूरी आईबॉल डोनेट नहीं करते। एक्चुअली आईबॉल डोनेट नहीं करते, आईबॉल को निकाल करके उसमें से कॉर्निया को अलग कर दिया जाता है। कॉर्निया को अलग करके फिर सामने वाले को कॉर्निया लगा दिया जाता है, और ब्लड सप्लाई है नहीं तो इजी ट्रांसप्लांटेशन हो जाता है। तो हमने बताने की कोशिश की कि कॉर्निया जो है वो एवेस्कुलर होता है, ब्लड सप्लाई नहीं होती। देखिए, जिस व्यक्ति को कभी आपने सुना है ना कि प्लेज ले रखी है, किसी ने प्रण ले रखा है कि मेरी मृत्यु के बाद मैं अपनी आंखें जो है वो दान करूंगा, तो ऐसे पर्सन की जब कभी डेथ हो जाती है तो उसके परिवार वाले आई बैंक वालों को इन्फॉर्म करते हैं कि सो एंड सो पर्सन इज नो मोर। तो आई बैंक वाले बोलते हैं कि भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, आप इसकी आईज जो है वो मॉइस्ट रखिए, जो आपके आसपास जो है फैन वगैरह है, विंडो वगैरह है, वो बंद कर दीजिएगा, और इसकी आंखें जो हैं वो नम कर दीजिएगा। हमें कॉर्निया को विदिन 6 आवर में निकाल लेना होता है। तो आई बैंक वाले वहां पे पहुंच जाते हैं, 6 आवर से पहले पहले पहुंच जाते हैं, और ये कह देते हैं पहले से फोन करके कि भाई जी इसका जो कॉर्निया है, इसकी जो आंखें हैं, इसको नम रखिएगा, थोड़ा गीला कपड़ा रख दीजिएगा ताकि कॉर्निया मॉइस्ट ना हो, कॉर्निया मॉइस्ट हो जाए। अगर कॉर्निया, सिंपल सी बताएं कि अगर यहाँ पे मॉइस्ट की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, अगर मॉइस्ट नहीं होगा तो कॉर्निया ड्राई हो जाएगा, और ड्राई कॉर्निया फिर यूजफुल में नहीं होता, यूज नहीं आएगा फिर। तो ऐसी कंडीशन में फिर वो आई बैंक वाले पहुंचते हैं, उसकी आईबॉल को निकालते हैं और वो लैब में लेके जाते हैं, वहां पे इसका कॉर्निया अलग कर लिया जाता है। आजकल कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी भी कि सीधा आईबॉल नहीं निकाल देती, सिर्फ सीधा सीधा कॉर्निया ही निकाल लेते हैं। फिर वो
सामने वाले को जिसको ज़रूरत होती है उसको डॉक्टर जो हैं वो फ़ोन कर देते हैं कि भाई हमें कॉर्निया मिल गया है, आप आ जाइए, हम ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो विद इन 3 डेज़ के अंदर अंदर उसका ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। ये कुछ एक प्रोसीजर होता है। आजकल एक प्रोसीजर और भी है जिसको बोलते हैं कॉर्निया स्लाइसिंग। कॉर्निया के अलग अलग टुकड़े करके अलग अलग पर्सन्स को दे दिए जाते हैं, लगा दिए जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या है, अलग अलग लोगों को आंखें जो अपना कॉर्निया है लगाने के बाद उनको क्या है थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लग जाता है। तो ऐसी कंडीशन को अपन कहते हैं ना कई बार कि नेत्रदान, महादान, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस चीज़ को प्लेज करते हैं कि भाई मेरी मृत्यु के बाद मैं अपनी आंखें दान करूंगा। तो पहली बात यही है कि भाई आंखें दान नहीं होती है जी, कॉर्निया ही दान होता है। कॉर्निया को ही निकाल करके अगले को ट्रांसप्लांट किया जाता है, पूरी आईबॉल नहीं निकाली जाती। अगर निकाल भी ली जाती है तो उसको लेबोरेटरी में अलग कर दिया जाता है। और जिस जहाँ से आईबॉल निकाली गई वहाँ पे रुई कॉटन वगैरह लगा दिया जाता है डेड बॉडी के ऊपर। ये कुछ प्रोसीजर्स हैं, ये आप देखोगे मेडिकल में। तो कुछ बताने की कोशिश की हमने कि बहुत इजी है जी कॉर्निया का ट्रांसप्लांटेशन। ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडनेस यहीं से आती है, ब्लाइंडनेस के और भी बहुत सारे कॉजेज होते हैं, जैसे अपन पढ़ेंगे ग्लूकोमा, कैटरैक्ट, काला मोतिया, सफ़ेद मोतिया, हम इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा कुछ डायबिटिक न्यूरोपैथी भी होती है, रेटिना पार्ट पे, रेटिना पार्ट अगर डिजेनरेट होने लग जाए, ऐसी कंडीशंस भी है कुछ जिसके कारण ये जो हमारा जो विजन से संबंधित है वो लॉस हो जाता है, विजन लॉस होने लगता है, हम ब्लाइंड हो जाते हैं पर्सन। तो बस ये थोड़ा सा पार्ट है जिसको हम बहुत आसानी से ईजी वे में क्योर कर सकते हैं जी। कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन एक मेथड है जिसके अंदर क्या होता है, कॉर्निया ही ट्रांसप्लांट किया जाता है। हम बोलते हैं आम भाषा के अंदर कि सर आई ट्रांसप्लांट कर दिया, तो आई ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉर्निया ही ट्रांसप्लांट किया जाता है। चलिए थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। कॉर्निया को जो है वो मॉइस्ट रखना जरूरी है। हमारी आंखों के ऊपर देखिए अंदर की साइड में लगातार टीयर्स बनते रहते हैं, लगातार टीयर्स का सिक्रेशन होता रहता है। अगर ये लगातार टीयर सिक्रेशन होते रहते हैं तो देखिए कई बार क्या होता है, इमोशंस के टाइम क्या होता है कि हमारी जो अंदर की जो ग्लैंड्स है, लैक्रिमल ग्लैंड्स है, वो लगातार टीयर्स बनाती रहती है। ज़्यादा इमोशंस के टाइम बहुत ज़्यादा सिक्रेशन हो जाता है, तो अंदर का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो इसे कंट्रोल नहीं कर पाता। जब ड्रेनेज सिस्टम इसको कंट्रोल नहीं कर पाता तो आंखों से आंसू बाहर आ जाते हैं। अपन कहते हैं ना कि आंसू छलक गए, वो छलकने का मतलब यही है कि सर बहुत ज़्यादा सिक्रेशन हो गया टीयर्स का। इमोशंस के टाइम ऐसा होता है, हाइपर सिक्रेशन हो जाता है और ऐसी कंडीशन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा टीयर्स बनते हैं। अदरवाइज नॉर्मली टीयर्स तो बन ही रहे हैं क्योंकि हमारे जो कॉर्निया को है वो मॉइस्ट रखना होता है। कई बार कुछ लोग होते हैं जो कॉन्टैक्ट लेंस का यूज़ करते हैं। कुछ आपने देखे कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं, बहुत शौकिया तौर पे होते हैं पर्सन जो कहते हैं कि सर मैं कलरफुल अपनी आइज करना चाहता हूँ। तो बहुत ही अलग अलग कॉस्मेटिक लेंस भी अवेलेबल है मार्केट के अंदर, लोग ले आते हैं, लगा लेते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि लेंस भी कुछ ऐसे होने चाहिए जिसके अंदर से ऑक्सीजन फिर जा सके, ठीक है ना। देखिए किस तरीके से ये आपका लेंस है। लेंस को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? लेंस को न्यूट्रिशन मिलता है एक्वस ह्यूमर से, क्योंकि आप भी तो कह सकते हैं कि सर जब ब्लड सप्लाई नहीं है तो कॉर्निया को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? जी कॉर्निया को न्यूट्रिशन मिलता है यहाँ एक्वस ह्यूमर से, राइट। अंदर की साइड में ये वाला जो पोर्शन है ना, इस एक्वस ह्यूमर से इसको न्यूट्रिशन मिलता रहता है। कॉर्निया को इसके अलावा ऑक्सीजन भी मिलती है। जो एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है ना, वो सीधी की सीधी डायरेक्ट स्ट्राइक करती है इस पे कॉर्निया पे। और कॉर्निया के ऊपर यहाँ हमने बताया कि टीयर्स लगातार बन रहे हैं, टीयर्स की एक फिल्म लगातार बन रही है और ये ऑक्सीजन टीयर्स के साथ जा करके डिजोल्व हो जाती है। तो कंफर्म है कि कॉर्निया को ऑक्सीजन भी मिलती है और कॉर्निया को जो न्यूट्रिशन है वो एक्वस ह्यूमर से मिलता है। दूसरी भाषा में बात करें कि ऑक्सीजन और एक्वस ह्यूमर से न्यूट्रिशन तो कॉर्निया को मिल जाता है, नो डाउट, बट जो कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं, कुछ लोग इसके ऊपर कॉन्टैक्ट लेंस लगा देते हैं। तो इससे फिर क्या होगा? तो भाई कॉन्टैक्ट लेंस ऐसे होने चाहिए जिसमें से ऑक्सीजन एंटर कर सके, अदरवाइज कॉर्निया डैमेज हो सकता है, ठीक है। कई लोगों की जो आंखें हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होती है, कुछ लोग इसको एडजस्ट भी नहीं कर पाते, लेंस लगाने के बाद बहुत ही ज़्यादा सेंसेशन होता है। तो मैं यूं कहना चाहूँगा कि कॉर्निया के अंदर ब्लड सप्लाई तो नहीं है बट नर्व सप्लाई बहुत ज़्यादा है। कॉर्निया के अंदर नर्व सप्लाई बहुत ज़्यादा है। तो बात को समझने की कोशिश करें, ये जो कॉर्निया है इसके अंदर ब्लड सप्लाई तो नहीं है, नर्व सप्लाई बहुत ज़्यादा है। इसीलिए हमें टच का, सेंसेशन का ये बड़ा जल्दी पता चलता है। कैसे? आपने आंखों को टच किया, एकदम टच और पेन का बहुत जल्दी पता लगता है, आपकी आंखें जल्दी से एकदम झपक जाती है।
तो ये कहने का मतलब है कि कॉर्निया बहुत सेंसिटिव होता है इस मामले में। तो यहाँ जब कॉर्निया को ज़रूरत पड़ती है कि सब ब्लड सप्लाई तो नहीं है, कोई बात नहीं जी, नहीं है, बट नर्व सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कॉर्निया को ऑक्सीजन भी मिलता है, न्यूट्रिशन जो है वो एक्वस ह्यूमर से मिलता है, परफेक्ट ट्रांसपेरेंट होता है। कॉर्निया का ट्रांसप्लांटेशन बहुत ईजी रहता है क्योंकि इसके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होती। ये कुछ बातें हैं जो हमने कॉर्निया के बारे में बताने के लिए जिक्र किया है। अब थोड़ा सा और आगे की तरफ देखते हैं। एक छोटा सा पोर्शन है, वो है हिस्टोलॉजी ऑफ कॉर्निया। नीट के एग्जाम में लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था, बहुत ही कॉम्प्लिकेट था क्वेश्चन, बड़ा गजब का था। हिस्टोलॉजी देखते हैं, इसी हिस्टोलॉजी से क्वेश्चन उठ के आया था। हिस्टोलॉजी का मतलब सीधा बताएं कि यहाँ पे 3 सरफेस होती है कॉर्निया की। कॉर्निया की 3 सरफेस होती है। कॉर्निया की 3 सरफेस होती है। आउटर सरफेस, आउटर सरफेस, मिडल सरफेस और इनर सरफेस। कॉर्निया की 3 सरफेस है, आउटर, मिडल और इनर। आउटर जो सरफेस है कॉर्निया की जो आउटर सरफेस है वो बनी होती है नॉन किरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस एपिथेलियम की। याद रखिएगा, आउटर सरफेस जो होती है वो नॉन किरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस एपिथेलियम की बनी होती है। मिडिल जो लेयर है वो फाइब्रस लेयर है, फाइब्रोब्लास्ट होते हैं यहाँ पे। इनर जो लेयर है ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इनर जो लेयर है, इनर जो सरफेस है, इसकी कॉर्निया की जब हिस्टोलॉजी देखते हैं तो इसके अंदर 3 सरफेस दिखाई देते हैं, आउटर, मिडल और इनर। आउटर सरफेस जो है वो नॉन किरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस एपिथेलियम का बना होता है। मिडल सरफेस जो है वो फाइब्रस लेयर का बना होता है, और इनर सरफेस जिसको अपन एंडोथीलियल, कॉर्नियल एंडोथीलियल भी बोल देते हैं, कॉर्नियल एंडोथीलियल भी बोल देते हैं, एक ही बात है। यहां होती है बोमन्स मेम्ब्रेन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां अंदर की साइड में होती है बोमन्स मेम्ब्रेन। बोमन्स मेम्ब्रेन बहुत जाना पहचाना नाम है, आपने सुना होगा। देखिए यहां पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहां लिख देता हूं, बोमन्स मेम्ब्रेन। कॉर्नियल एंडोथीलियल के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है, बोमन्स मेम्ब्रेन। बोमन्स मेम्ब्रेन बहुत जाना पहचाना नाम है। बोमन कैप्सूल किडनी के अंदर पढ़ते हैं, जब किडनी के अंदर नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तब हम देखते हैं बोमन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस जिसको अपन मेलपिगी कॉर्पल्स भी बोल देते हैं, वहीं पे पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले जिक्र करेंगे बाद में। तो वहां पे हम पढ़ते हैं बोमन कैप्सूल। एक होती है बोमन मेम्ब्रेन। बोमन मेम्ब्रेन जो है वो हमारे कॉर्निया के इनर सरफेस पे मौजूद है, जिसको कॉर्नियल एंडोथेलियम, यहीं से वो क्वेश्चन आया था हिस्टोलॉजी जब अपन पढ़ते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहां से। और तीसरा एक आपने पढ़ा हुआ है बोमन्स ग्लैंड। बोमन ग्लैंड्स हमारी नोज में होती है, म्यूकस सिक्रेशन का काम करती है। तो हमने 3 बोमन्स के बारे में बताने की कोशिश की। बोमन कैप्सूल किडनी के अंदर, नेफ्रॉन पार्ट के अंदर, बोमन्स मेम्ब्रेन हमारे कॉर्निया में, और एक है आपका बोमन्स ग्लैंड जो हमारे नोज के अंदर है, जो कि म्यूकस सिक्रेशन करती है। ध्यान दीजिएगा, कॉर्निया की हिस्टोलॉजी के अंदर कॉर्नियल एंडोथेलियल है, उसी के अंदर बोमन्स मेम्ब्रेन होती है। इतना क्लियर हुआ। देखिए ये छोटी सी हिस्टोलॉजी हमने कॉर्निया के बारे में बताने की कोशिश की। कॉर्निया का जो डायमीटर होता है वो होता है 11 mm। 11 mm, थोड़ा ध्यान देखिएगा इसमें। कॉर्निया का जो डायमीटर होता है वो होता है आपका 11 mm। ध्यान दीजिएगा, बस कुछ छोटी छोटी जनरल सी बातें हैं। तो हमने कुछ बेसिक बातें बताने की कोशिश की कि जी कॉर्निया है, उसके अंदर मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होता है, लाइट है सबसे पहले कॉर्निया पे ही स्ट्राइक करती है, और ये परफेक्ट ट्रांसपेरेंट होता है। लाइट डायरेक्ट एंटर करती है और सीधा प्यूपिल से होते हुए हमारे रेटिना में पहुंचती है। आइरिस जो पार्ट है वो ओपेक है, स्क्लेरा भी ओपेक है, ना तो लाइट एंटर कर सकती ना बाहर आ सकती। इतनी बात कंफर्म। हमने कॉर्निया के बारे में बताया कि इसका जो डायमीटर है वो 11 mm होता है। कॉर्निया के अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती, ब्लड सप्लाई नहीं होती, इसलिए कॉर्निया का ट्रांसप्लांटेशन इजी रहता है। जब अपन बोलते हैं आई का ऑपरेशन करवाते हैं, अपन बोलते हैं कि आई डोनेट करनी है, तो आई डोनेट नहीं करते, कॉर्निया ट्रांसप्लांट करते हैं। क्लियर हुई बात। फिर हमने बताने की कोशिश की जो कॉर्निया है इसके अंदर 3 सरफेस है, आउटर सरफेस, मिडिल सरफेस और इनर सरफेस। जब अपन हिस्टोलॉजी देखते हैं तो आउटर सरफेस है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस एपिथेलियम टिश्यू की बनी है। मिडिल सरफेस है वो कोलेजन फाइबर से मिलकर बना हुआ है, फाइब्रस लेयर्स बोल देते हैं, एक ही बात है।
और जो सबसे अंदर की तरफ है वो है बोमन्स मेम्ब्रेन, जो हमारे कॉर्नियल एंडोथेलियल के अंदर प्रेजेंट रहती है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है। बोमन कैप्सूल है वो नेफ्रॉन पार्ट में है। कुछ हमने बताने की यहाँ पे कोशिश की। कॉर्निया और स्क्लेरा के बीच में जो जंक्शन है उसको कॉर्नियोस्क्लेरल जंक्शन बोल देते हैं। अब देखिए, हमने अभी तक स्क्लेरा और कॉर्निया को पूरी तरह कंफर्म कर दिया कि भाई ये जो क्वेश्चन है यहाँ से बन सकते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि जो लाइट है वो कहाँ से एंटर करती है, कि जी लाइट जो है वो प्यूपिल से एंटर करती है, कॉर्निया से होते हुए प्यूपिल से एंटर करती है। आइरिस है वो हमारी आंखों को कलर प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि मेलेनिन पिगमेंट होता है। मेलेनिन के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है कि हमारी आंखों का कलर कैसा होना चाहिए। या तो यूं कहें कि मेलेनिन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मेलेनिन कितना है, कितने अमाउंट में है, या आइरिस की थिकनेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये कुछ बातें हैं जो अपन आइरिस में फिर से देखेंगे जब अपन पढ़ेंगे। आज के लेक्चर के लिए हम इतना ही रखते हैं। स्क्लेरा और कॉर्निया बहुत ही बेसिक और बहुत ही जनरल बातें हमने बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट टर्न पे अपन एक नेक्स्ट लेयर पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं यूविया या ट्यूनिका वेस्कुलोसा, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स है। हम पढ़ेंगे कोरोइड के बारे में, क्यों ये डार्क चेंबर में बदल देता है आई को। कोरोइड पढ़ेंगे, सिलियरी बॉडी पढ़ेंगे, आइरिस पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि कैसे आइरिस की वजह से ये जो है एक शटर का काम करता है, किस तरीके से ये लाइट एंटर करवाता है, कैसे लाइट हम डार्क में देख पाते हैं, अंधेरे के अंदर हमारी जो आंखें हैं, जो प्यूपिल है वो डायलेट कर जाता है, कैसे लाइट के अंदर कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है। बहुत सारी बातें हैं, डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। कॉर्निया और स्क्लेरा हमने कंफर्म किया, थोड़ा सा रीड आउट करें आप। कोई भी डाउट होता है आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसके अलावा मुझे आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे पेज भी है एनाटॉमी वाले गुरुजी के नाम से। तो अगर कुछ भी डाउट्स रह जाते हैं तो आप मुझसे बेझिझक होकर पूछिए। कुछ भी चीज़ें हैं जो आपको नहीं जान पा रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी बातें हैं जो आप जानना चाहते हैं, मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा। इसी के साथ थैंक यू सो मच। इसी तरह आप जुड़े रहिए। और दोस्तों, कोरोना का जो टाइम है बहुत ही क्रूशियल टाइम बनता जा रहा है अपने आप में, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो लॉकडाउन भी धीरे धीरे ओपन हो रहा है, पर लॉकडाउन ओपन होने से कोरोना ख़त्म नहीं होगा। पहली बात तो अपना बहुत ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पर ही रहिए, ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टर्न पे बात करेंगे अपन कोरोइड, सिलियरी बॉडी एंड आइरिस के बारे में। थैंक यू।